सेशन शुरू करूं उससे पहले मैं अपना, वैसे तो मेरे कई सारे परिचय हो गए हैं इन दिनों। एक मेरा परिचय तो ये है कि जैसे पालीवाल जी भी कह रहे थे, चैट विद सुरेंद्र वत्स एक यूट्यूब चैनल है, उसको मैं होस्ट करता हूँ। एक परिचय ये भी है कि अमेजोन की 3 बेस्ट सेलिंग बुक, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, उनका मैं राइटर हूँ। और एक परिचय मेरा ये भी है, पालीवाल जी बता रहे थे उसके बारे में भी, कि मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ में बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ, और एफडीएसए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और लेकिन इन सब परिचयों में सबसे बड़ा परिचय मेरा है कि मैं आरसीएम का एक सेवक हूँ, आरसीएम का एसोसिएट बायर हूँ। ये मेरा, इस एक परिचय की वजह से ये सारे परिचय बने, ये मैं कह सकता हूँ। और आप सब लोग बहुत लकी हैं कि हमें देश की सबसे पवित्र संस्था के साथ में जुड़ने का मौका मिला है। और बहुत प्राउडली हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं अपनी बातचीत रखना चाहूंगा, ताकि हम कम समय में ज्यादा बातचीत रखें। और गुरुकुल का तरीका जो टीसी सर ने हम सब लोगों को सिखाया है वो ये है कि कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। तो उसी चीज को आज हम ध्यान रखेंगे और टू वे कम्युनिकेशन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मेरी स्क्रीन आपके सामने है, आप सबका स्वागत है। ये जो स्लाइड है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो थोड़ी सी अचीवमेंट में संतुष्ट हो जाते हैं। गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। और इस कोटेशन का सतीश पंडित जी बहुत बार उल्लेख करते थे, अपनी कई सारी ऑडियो में उन्होंने बोला है कि अच्छा जीवन महान जीवन का दुश्मन होता है। तो हम कंफर्टेबल लाइफ अगर हमें मिल जाती है, हम आरसीएम अभियान का हिस्सा हैं। और आरसीएम अभियान के 3 बड़े उद्देश्यों में से एक उद्देश्य स्वावलंबन है। जब हम थोड़े से स्वावलंबी होते हैं, थोड़ी सी इनकम आना स्टार्ट होती है, तो हमें लगता है कि नहीं भी ठीक ठाक से जिंदगी शुरू हो गई है। तो और बहुत अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। उससे थोड़ा सा अगर उस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकले, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। आरसीएम में इस साल के हमारे 3 बड़े उद्देश्य हैं। जो साथी पहली बार हमारे बीच में जुड़े हैं उनको विशेष कर से मैं बताना चाहता हूँ। 2026 में एक तो उद्देश्य हमारा है, आरसीएम को स्वास्थ्य क्रांति अभियान के रूप में हमें करना है। और स्वास्थ्य अपना तो ठीक करना ही करना है, अपने साथ में अपने आजू बाजू के लोगों का, और फिर पूरे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य को लेकर हमें बहुत सारे काम करने हैं इस पूरे साल में। दूसरा उद्देश्य है कि हम ग्रोथ के ऊपर में काम करें। जो हमारे साथी अभी वाइटल के लेवल पे हैं वो 100% से ज्यादा की ग्रोथ प्रतिमाह करें। जो साथी रॉयल्टी के लेवल पे हैं वो 50% से ज्यादा की ग्रोथ करें। और जो साथी टेक्निकल पे हैं वो 25% से ज्यादा की ग्रोथ करें। इस साल में विशेषकर हमें इससे बड़ी ग्रोथ के ऊपर में काम करना है, इस फार्मूले को हमें स्थापित करना है। और तीसरा जो उद्देश्य है, आरसीएम को राष्ट्र का पवित्रतम अभियान बनाना है। बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है पूरे देश में, लेकिन एक अच्छी भावना के साथ में आरसीएम काम करता है, उस प्रकार का हमने दिखाना है। इस पूरे साल में इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज हम करेंगे। और पिछले साल रूपांतरण यात्रा ने पूरे देश के लोगों को एक नया विजन दिया है आरसीएम के प्रति। अगर आप भी ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हैं तो गैसेस का एक फार्मूला आदरणीय टीसी सर ने हम सब लोगों को दिया है। 5 अल्फाबेट लिख रहे हैं, GASEHS। और पांचों के 4 4 पॉइंट। ग्रोथ, जी का मतलब ग्रोथ, इसकी डिटेल में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? 100%, 25% और 50% की ग्रोथ प्रतिमा करना, डेली ग्रोथ करना। हर रोज हम अपनी वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, नए वाइटल में ग्रोथ करेंगे, और वितरण केंद्र की ग्रोथ करेंगे हर प्रकार से। ए का मतलब एक्टिव दर में वृद्धि। यूएलपी क्विक एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक व्यक्ति को पहले दिन ही एक अच्छा विजन दिखा सकते हैं। पहली खरीद का तरीका हम लोग बदलें। पहली खरीद में हम
एक हमारे एसोसिएट बायर को हम सेंटर पे लेके जाएं, अच्छे सेंटर पे लेके जाएं, और कोई लिमिट नहीं बांधे। वो जितनी खरीदारी करना चाहता है, जितने घर में उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सकते हैं, वो सारे प्रोडक्ट उनको दिलवाएं। वेलकम मीटिंग करें नए साथियों के साथ में, और फॉलो अप बड़ा इंपॉर्टेंट है। एस का मतलब है स्वयं की खरीदारी, हाथों हाथ बिलिंग हो, 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाए हम लोग। ऑनलाइन खरीद के माध्यम से एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट प्रोडक्ट की रेंज है जिस जो सिर्फ ऑनलाइन ही आपको मिल सकती है। हमारे जो छोटे सेवा केंद्र होते हैं वहां पे वो उपलब्ध नहीं रहती है। तो उसकी खरीदारी स्वयं भी करें, अपनी टीम से भी करवाएं, और हर माह बढ़ती हुई खरीदारी हम लोग करें। हम बहुत बार एक जगह रुक जाते हैं कि 1500 की हमारी कंसिस्टेंसी चल रही है या 2500 की चल रही है। तो हर महीने आपकी बढ़ती हुई खरीदारी होनी चाहिए। ई का मतलब है एक रूप शिक्षा। गुरुकुल से आप प्रतिदिन जुड़ें, उड़ान कोर्स करें, वीर वीरांगना का कोर्स करें, और हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्पेशल कोर्सेज रहते हैं उनके साथ में आप जुड़ें, तो एक रूप शिक्षा का आप हिस्सा बने। एस का मतलब है सामाजिक दायरा। सामाजिक दायरे में चार चीजें हैं। सेवा के भाव के साथ में काम करें। किसी भी काम को जब हम आप करते हो ना, तो उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है, अंदर की मंशा क्या है, वो बहुत काम करती है। सतीश पंडित जी का एक ऑडियो है, यूएस 10%, अगर आपने नहीं सुना तो जरूर सुनिएगा। उसमें वो कहते हैं कि आप जब लोगों से बात करते हैं ना, आरसीएम अभियान के बारे में आप लोग बातचीत करते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं उसका 10% ही फर्क पड़ेगा। 90% फर्क इस बात से पड़ेगा कि जब आप बात कर रहे हैं उस समय आपके अंदर में क्या भाव चल रहे हैं, आपकी मनोदशा क्या है। अगर आप इस भाव से बातचीत कर रहे हैं कि आपको एक ज्वाइनिंग मिल जाए या आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए, तो उसका परिणाम अलग आएगा। अगर आप इस भाव के साथ में बातचीत कर रहे हैं कि मैंने इस व्यक्ति के स्वास्थ्य को अच्छा करना है, मैंने इस व्यक्ति का जो फाइनेंशियल चैलेंजेस है उसको दूर करने के लिए मैं इसको आरसीएम में लाना चाहता हूं, तो जो भाव है वो बहुत मायने रखता है। और हमने ये भी सुना है, अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो भगवान है वो भी भाव के भूखे होते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमें सुनने को मिलते हैं कि एक व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ कर रहा था, उसको भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा बस वो जिद पे अड़ गया, उसको लगा कि भगवान आएंगे और भोजन करेंगे। तो उस भावना के साथ में जब उसने भगवान को भोजन करवाने का प्रयास किया तो भगवान स्वयं उपस्थित हो गए। तो भावों का बड़ा महत्व है। और टीसी सर हमें यही सिखाते हैं कि हर काम आप सेवा भाव के साथ में करें, स्वास्थ्य के ऊपर काम करें, अपने स्वास्थ्य पे काम करें, दूसरों के स्वास्थ्य पे काम करें। संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। संस्कार झलकते हैं हमारी बातचीत से, हमारे शब्दों से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से। तो जब भी हम कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, कोई हमारे अभियान का हिस्सा बने ना बने, लेकिन वो एक संदेश जरूर उसको मिले हमारे से मिलने के बाद में कि ये व्यक्ति बहुत संस्कारी है। उसके परिवार में ये संदेश जाना चाहिए। तो उस प्रकार की एक छवि हमारी होनी चाहिए, उस प्रकार की एक छाप हम छोड़ के जाएं जब हम किसी से मिलते हैं। और तीसरी चौथी चीज, संबंध। संबंध बहुत मायने रखते हैं, और टीम वर्क भी तभी होता है जब रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर में हम काम करके एक बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं। और गैसेस की ज्यादा जानकारी के लिए आप प्रतिदिन गुरुकुल के साथ में आप जुड़िए। सुबह 6 बजे से सेशन आजकल स्टार्ट हो जा रहा है, मेडिटेशन होता है, उसके बाद में 6:30 से 7:30 गुरुकुल का एक सेशन रहता है, अलग अलग विषयों पे बातचीत रहती है। आप यूट्यूब पे जुड़िए, प्रयास कीजिए यूट्यूब सॉरी जूम पे आने का। अगर जूम पे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो फिर आरसीएम के ऑफिशियल चैनल पे लाइव आप जुड़ सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। अब हम बातचीत करते हैं थोड़ा सा उस विषय की जो पालीवाल जी ने थोड़ा सा छेड़ा था, कि हम डायमंड कैसे बन सकते हैं। और टीसी सर अक्सर ये बातचीत करते हैं कि डायमंड इसी जन्म में बनना है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, और वो इतनी धीरे धीरे मतलब इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, वो अगर उनकी स्पीड को आप कैलकुलेट करेंगे तो वो शायद इस जन्म में डायमंड नहीं बने, उसकी अगली जनरेशन शायद डायमंड बनेगी जाके। तो अगर आपने इसी जन्म में डायमंड बनना है, थोड़ा फास्ट डायमंड बनना है, तो कुछ चीजें जो मैंने इस्तेमाल की हैं
डायमंड बनने की अपनी यात्रा में, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, बी ए गोल ओरिएंटेड पर्सन। गोल ओरिएंटेड पर्सन कौन रहता है? जो कोई भी काम की शुरुआत लक्ष्य निर्धारित करके करता है। हर महीने का आपका लक्ष्य होना चाहिए, साल का आपका लक्ष्य होना चाहिए। जैसे 2026 में है, 2026 समाप्त होते होते आपके क्या लक्ष्य हैं, वॉल्यूम वाइज क्या आपके लक्ष्य हैं, पर्सनल ग्रोथ वाइज आपके क्या लक्ष्य हैं, अपने स्वास्थ्य से संबंधित आपके क्या लक्ष्य हैं। और न केवल मात्र आपके सालाना और मासिक लक्ष्य होने चाहिए, अपितु आपके प्रतिदिन के लक्ष्य होने चाहिए। प्रतिदिन का लक्ष्य आप रात को सोने से पहले बना सकते हैं या सुबह उठते ही बना सकते हैं। पहले दिन बनाएंगे तो और अच्छा कि आज मैंने ये काम करने हैं। और इसके अलावा भी अगर आप और कोई भी काम करते हैं, जैसे आपने जूम मीटिंग की तैयारी करनी है, या आप चाह रहे हैं कि गुरुकुल में आपकी टीम और ज्यादा बैठे, तो उसको भी एक लक्ष्य बना के आप काम करें। लक्ष्य बनाएं कि कितने संख्या अभी आपकी गुरुकुल में बैठती है। मान लेते हैं कि अभी आपकी टीम से 50 लोग बैठते हैं, और आपने लक्ष्य बनाया कि मैंने 80 लोगों को गुरुकुल में बैठाना है इसी महीने में। आपकी छोटी सी टीम है, बहुत बड़ी टीम नहीं है, तो कितने लोगों से आप संपर्क करेंगे? तो वो बात की बातें हैं। पहले लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य का मतलब हो गया, स्पष्टता होनी चाहिए उसमें कि क्या आपने अचीव करना है और कब अचीव करना है। एक डेट उसके पीछे मेंशन होनी चाहिए। वैसे तो एक टेक्निक है जिसको हम स्मार्ट की टेक्निक बोलते हैं, SMART। एस का मतलब है कि आपका लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। एम का मतलब है मेजरेबल होना चाहिए, उसको नापा जा सके, इस प्रकार का होना चाहिए। ए का मतलब है अचीवेबल होना चाहिए, वो बड़ा तो हो लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हो कि वो अचीव नहीं हो। SMAR का मतलब है रिलीवेंट। रिलीवेंट का मतलब हुआ संबंधित। आपका हर लक्ष्य एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, यानी आप छोटा लक्ष्य पूरा करेंगे तो आप बड़े लक्ष्य की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहे हैं, वो संबंधित होने चाहिए एक दूसरे के प्रति। और टी फॉर टाइम बाउंड। तो ये स्मार्ट की टेक्निक है कि आप अपने लक्ष्य के ऊपर में स्मार्ट की टेक्निक को आप अपनाई। राइट। तो अभी मैं कुछ चीजों पे बातचीत करना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारी एजुकेशन है, बहुत सारी शिक्षा है। नीड ऑफ द आवर क्या है, इस समय की क्या मांग है, क्या डिमांड है जो अभी हमें करने की जरूरत है। तो कुछ पॉइंटों को मैं क्विकली आपके सामने शेयर करता हूँ। पहली जरूरत है वर्क लाइक एन IBO। हम RCM के सेवक हैं। हमारा एक टेक्निकल नाम जो है वो है एसोसिएट बायर। और अगर इंटरनेशनली अगर हम लोग नाम देखें एसोसिएट बायर का, उसको बोलते हैं IBO। IBO की फुल फॉर्म है यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। जैसे TC सर बोलते हैं ना कि मैं मालिक हूं, इस भाव के साथ में काम करना, आई एम ओनर। तो ओनरशिप के साथ में काम करने की जरूरत को हम लोग बोलेंगे IBO बनना। और IBO बनने के लिए माइंडसेट की बहुत जरूरत है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में माइंडसेट की क्यों जरूरत है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअली हमारे यहाँ पे अगर हम RCM की भी बातचीत करें तो यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है, न कोई ऑफिस है जहां पे जाके हमने सिग्नेचर करने हैं या कोई अंगूठा लगा के हमने हाजिरी लगानी है। तो हम सब लोग अपने स्वयं बॉस हैं, खुद के मालिक हैं। और इसलिए माइंडसेट और डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इट इज इन योर हैंड एंड रिक्वायर कंटिन्यूअस एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर सीनियर लीडर्स। माइंडसेट जो है ना, आपके हाथ में है माइंडसेट आपको कैसा बनाना है। और इसके लिए कुछ कॉन्टिन्यूअस रिक्वायरमेंट है। और जो सीनियर लीडर्स हैं उनके लिए उनका माइंडसेट अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत सारे लोगों के ऊपर पे इम्पैक्ट डालता है। डिवेल्प एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बिकॉज वी आर IBO इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। आपने इस भाव के साथ में काम करना है कि सारा काम मैंने करना है। बहुत बार हम लोग इसलिए काम नहीं कर पाते, हम ये सोचते हैं कि हम
मेरे काम करने से मेरी अपलाइन को फायदा होगा, या हम कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि यू नो शिकायतों में कई बार हम घुस जाते हैं। पिकअप जो हमारे सेवा केंद्र है उससे शिकायत हो जाती है, कई बार अपलाइनों से हम संतुष्ट नहीं होते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो होता है ना, कि वो सारे काम स्वयं करने, मैंने करने, मेरा काम है, उस भाव के साथ में आप काम करें, इसके ऊपर में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। दूसरी जो जरूरत है, और ये बहुत ज्यादा जरूरत मैं मानता हूं, वो है पैशन टू प्रोफेशन। आप में से बहुत सारे लोग गुजरात से जुड़े हुए हैं। गुजरात में एक बहुत बड़े ट्रेनर भी हैं, लेखक भी हैं, और अ, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और बहुत उनको फॉलो करता हूं। डॉक्टर जितेन आडिया। डॉक्टर जितेन आडिया की उम्र अभी लगभग 80 साल है, और पिछले दिनों वो जब चैटविक सुरेंद्र वत्स में आए, उन्होंने कहा कि मैंने अभी अभी, मतलब 65 साल की उम्र में उन्होंने पायलट बनने का कोर्स किया, पायलट का लाइसेंस है उनके पास में, और बहुत सारे कारनामे करते रहते हैं वो, और बिल्कुल एकदम एक्टिव रहते हैं। तो उनकी एक किताब है प्रेरणा का झरना। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप अपनी जिंदगी को इंजॉय करना चाहते हैं, पूरी जिंदगी मजे करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बनाने का मतलब क्या हुआ? जो आप काम करते हैं, उस काम को मजे के साथ में कीजिए। पैशन के साथ करना मतलब मजे के साथ में करना, डूब जाना उसमें। कोई भी काम करते हैं आप, उसको डूब के कीजिए। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सोमवार सुबह आता है। सोमवार सुबह क्यों आता है? क्योंकि छुट्टी के बाद में काम करने पे जाना पड़ता है, और लोग काम करना जाते तो हैं लेकिन खुश होके नहीं जाते। तो ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को पैशन के साथ नहीं, प्रेशर के साथ में कर रहे हैं। बहुत तनाव है आज के समय, स्पेशली कॉर्पोरेट में अगर आप जाएंगे तो इसीलिए डॉक्टर जितेन आडिया ने फिर दूसरा विकल्प दिया। पहला विकल्प क्या था? कि अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लो। दूसरा विकल्प दिया कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो काम आपको अच्छा लगता है, जो करने में आपको मजा आता है, उस काम को इस तरीके से कीजिए कि उसमें मजे के साथ में पैसे भी मिलने लग जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपको क्रिकेट देखना बड़ा पसंद है, आईपीएल देखते हैं आप, क्रिकेट मैच देखते हैं, लेकिन क्या वैसा करने से, मैच देखने से आपको कुछ पैसा मिलता है? या सो की आप खेल लेते हैं, उससे कुछ पैसा मिलता है? पैसा नहीं मिलता है। लेकिन वो अगर आपका शौक है, आपको उसमें मजा आता है, तो वैसा तरीका ढूंढिए। वैसा क्या तरीका हो सकता है क्रिकेट में जिससे आपको पैसे भी मिलने लग जाए? तो मैं सट्टे की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट पे आप सट्टा लगाएं पैसा लें, बल्कि या तो आप इतने अच्छे से खेलें, कमेंटेटर बन जाएं, कुछ ऐसा करें आप जिससे आपको पैशन करने से, पैशन के साथ में एज ए प्रोफेशनल आपको पैसे भी मिलने लग जाए। आरसीएम में मैं जब लोगों से मिलता हूं तो मैं देखता हूं, हम में से बहुत सारे लोग Recording in progress. आरसीएम के लिए पैशनेट तो हैं। पैशनेट का मतलब वो दिल से कर रहे हैं, डूब के कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं। मतलब आरसीएम में मजा तो आ रहा है, लेकिन प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं। प्रोफेशनली का मतलब ये हुआ कि तरीके से नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ में नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पैशन के साथ में, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में अगर हम काम करेंगे तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए एक हैबिट ट्रैकर है। अगर हम हैबिट ट्रैकर को फॉलो करेंगे तो हम प्रोफेशनल बन जाते हैं। और ये हैबिट ट्रैकर डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने अपनी पीएचडी के दौरान इसको निकाला था। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया। तो हालांकि ये डीप एक सब्जेक्ट है, यू नो ट्रेनिंग का एक पार्ट है हैबिट ट्रैकर का, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बातचीत नहीं करूं। तो बस ये हैबिट ट्रैकर ये कहता है कि हर रोज आपको कुछ काम करने हैं, और हर रोज आपने लिखना है कि वो काम आपने कितना किया या नहीं किया, बाकी सारे कामों के साथ साथ में। जैसे न्यू नेम एडेड टू द लिस्ट, हर रोज आपने
अपनी लिस्ट में कितने नए नाम ऐड किए, जिनको आप आरसीएम अभियान के बारे में आगे बातचीत करने वाले हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो हर रोज नाम ऐड करने, कितने आप ऐड कर रहे हैं वो हर रोज लिखना है, 1 तारीख को, 2 को, 3 को। जो आपने डेट लिखी ना ऊपर, 1, 2, 3, ये डेट है, बस उसमें लिख देना कि आज एक नाम ऐड हुआ, 2 हुआ, या नहीं हुआ तो 0 लिखना है। प्रोस्पेक्ट, कॉल और अपॉइंटमेंट, जो नाम आपके ऐड है पहले से ही आपकी लिस्ट में, उनमें से कितने लोगों को आपने कॉल किया, आपने कॉल किया, कितने लोगों को कॉल किया और कितने लोगों ने अपॉइंटमेंट दिया। जैसे आपने 5 लोगों को कॉल किया और 2 लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया, तो आप लिखेंगे 5/2। तो आपने मान लेते हैं आज 13 को ऐसा किया, तो 13 तारीख में लिख दिया आपने 5/2 की 5 को कॉल किया था, 2 लोग उसमें ज्वाइन हो गए। आपने 3 को कॉल किया और एक भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो लिखेंगे 3/0। तो ये दूसरी एक्टिविटी हो गई आप। तीसरा है प्लान ओब्लिक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, जिसको हम अभियान प्रचार बोलते हैं। तो आपने कितना, आपने अभियान प्रचार कितने लोगों को दिखाया एक दिन में, तो लिखना है, नोट करना है। 1 को दिखाया, 2 को दिखाया, 4 को दिखाया, डेट वाइज वो लिखते रहना है। उसके बाद में आपने कितनी मीटिंग अटेंड की आज, जो मीटिंग की, फिजिकल मीटिंग की, और कितनी ऑडियो वीडियो देखी सुनी, वो आपने उस डेट में लिखना है। अगली एक्टिविटी है रीड ए बुक, आपने किताब कितनी पढ़ी कायदे से। आपको कम से कम आधा घंटा किताब पढ़नी चाहिए। हमारे अभियान में कई सारी बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। अगर आप ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, निरंतर ग्रोथ के ऊपर में एक बहुत अच्छी किताब है, हैबिट्स के ऊपर में बहुत अच्छी किताबें हैं। टीसी सर की जीवनी हमारे बीच में आई है, वाचा मनसा कर्मणा। तो वो सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं। हर रोज आधा घंटे पढ़ने की आदत डालिए। और डेप्थ पॉइंट खोल लिए, बड़ा एक टेक्निकल सा पॉइंट है कि आपकी टीम में जो डेप्थ पॉइंट है, कायदे से आपने हर रोज उसको कॉल करना है। तो आपने वहां पे टिक करना है कि आज आपने उसको कॉल किया या नहीं किया। तो एक्टिविटी लिखी है, उसके बाद में बेंचमार्क लिखा है। बेंचमार्क का मतलब हुआ कि आपने कोशिश करनी है कि महीने में 60 नए नाम आपकी लिस्ट में ऐड होने चाहिए। और वैसे ही 5 लोगों को आपने डेली कॉल करना चाहिए, 2 अपॉइंटमेंट मिले। महीने में 60 लोगों को प्लान दिखाना। सेल्स परचेज वॉल्यूम बुक कम से कम 5,000। वैसे तो निरंतर आपकी ग्रोथ होनी चाहिए हर महीने, लेकिन मिनिमम अगर हम माने तो 5,000 महीने की खरीदारी होनी चाहिए आपकी। तो ये कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे लिखे गए, तो बहुत डिटेल में बातचीत नहीं करता मैं। बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब तक कुछ भी ऐसी आपके पास में कोई पैमाना नहीं होगा मापने का कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो तब तक हम काम भी करते जा रहे होंगे और हमें मालूम नहीं चलेगा कि हमें परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। राइट। तीसरा काम हमें करना है, नीड ऑफ द आवर है, वर्क एज पर योर प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता के साथ में काम करें। हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। प्राथमिकताएं अगर हमारी तय हो जाती हैं, तो अमर अमृतलाल जोशी जी, आपका बीच बीच में अनम्यूट हो रहा है, तो आप म्यूट रखिए प्लीज। राइट। वर्क एज पर योर प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकताओं के साथ आप काम करें। देखिए, हम सुबह से लेके रात सोने तक बहुत सारे काम हमें करने होते हैं। हमें आरसीएम भी करना है, हमें हेल्थ का भी हर रोज ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत पारिवारिक जिम्मेवारियां भी हैं। अगर आप आरसीएम को पार्ट टाइम कर रहे हैं तो कुछ फिर जॉब की कुछ जिम्मेवारियां हैं, आप कुछ छोटा मोटा और कारोबार करते हैं तो वो काम भी आपके साथ में है। कुछ आप थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी देखते हैं हर रोज। इसके अलावा कुछ सामाजिक काम भी आप करते हैं। तो इन सारे कामों में अगर आपके ये तय हो जाएंगे कि मेरे लिए यार ये काम सबसे पहले आता है, फिर दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे पे ये, चौथे पे ये है, अगर आपकी प्राथमिकताएं तय हो जाएंगी तो फिर आपको निर्णय लेने में बड़ी आसानी रहेगी और आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूजन की जिंदगी जीते हैं क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं तय नहीं। पहले 5 साल मैंने आरसीएम को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखा था। टॉप प्रायोरिटी का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आरसीएम, परिवार से पहले आरसीएम, हेल्थ से पहले आरसीएम, समाज से पहले आरसीएम, सबसे पहले आरसीएम। और वो एक ऐसा दौर था जब मैं 30 दिन में 28 दिन और 28 रात घर से बाहर रह के आरसीएम में काम करता था। और उन 5 सालों ने एक बहुत मजबूत
आरसीएम की नींव बनाई, तो उसके बारे में भी थोड़ा हम बातचीत करेंगे। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप अपनी प्राथमिकताओं के आधार पे काम करेंगे तो जिंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी और अभियान बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगा। मेंटेन योर ग्रुप लैग स्ट्रक्चर इन डायरी। जो हम अपना ग्रुप बनाते हैं ना, उसको आप डायरी में मेंटेन करके चलिए। एक के बाद में कौन है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, हर महीने की अगर आप मेंटेन करेंगे। हालांकि ये बहुत डीप सा सब्जेक्ट मैंने ले लिया थोड़ा सा, ट्रेनिंग का, प्योर ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है कि इसको मेंटेन करके रखना, डेप्थ में काम करना, बीच में जो हमारे साथी हैं उनको बीच बीच में थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन करके उनको थोड़ा सा एक्टिवेट करने की कोशिश करते रहना। बट आप पॉइंट ये लिख लीजिए, बड़ा एक इंपॉर्टेंट टास्क है, ये काम है बड़ा इंपॉर्टेंट। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन ओपनर लेवल। हमारे यहाँ पे वाइटल में ओपनर एक ऐसा लेवल है, जब हम 70,000 के वॉल्यूम पे आते हैं, वहां पहुंचने के बाद में कंपनी हमें एक एक्स्ट्रा बोनस देना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं मंथली मंथली ग्रोथ बोनस। हर महीने एक ग्रोथ बोनस आपको देती है जब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं। और जितना आपको हर महीने मिलता है उतना ही पैसा आपको एनुअल बोनस में भी ऐड होता रहता है। पूरे साल में जितना आपका पैसा बनेगा वो एक साल के बाद में आपको इकट्ठा दिया जाता है, ताकि वो और किसी काम आप अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ओपनर के लेवल पे मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आप कोशिश करें कि आप आपकी टीम में जो भी साथी हैं उनको जल्दी से ओपनर के लेवल पे लेके आए, और फिर उनको ईगल, रनर, विनर, ग्रोथ के पैटर्न में आप लेके आए। तो ओपनर्स के ऊपर में विशेष फोकस करें। सोल्यूशन ऑफ ऑल चैलेंजेस। हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज की सर, हमें लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि लोग कंसिस्टेंसी प्लान में नहीं आते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा सर कंसिस्टेंसी तो छोड़ो, कुछ भी खरीदारी नहीं करते, 100 रुपए की भी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। 30 बोलेगा कि सर खरीदारी तो छोड़ो, मीटिंग में ही नहीं आ रहे हैं, जूम मीटिंग तक नहीं आते हैं। फिर कोई अगला जो ज्यादा परेशान है वो बोलेगा कि सर मीटिंग तो छोड़ो, मेरा तो फोन भी नहीं उठाते हैं। और फिर एक और बोलेगा कि भैया मेरा तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया। तो ये जो इतनी सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है कि हम एक व्यक्ति का सही स्टार्टअप नहीं करवा पाते। सॉल्यूशन ऑफ ऑल चैलेंजेस इज राइट टेक ऑफ, यानी सही स्टार्टअप करवाना। एक व्यक्ति का अगर हम सही स्टार्टअप करवा दें, जब वो ज्वाइन करता है उस समय वो जोश में भी रहता है, कुछ करना भी चाहता है। अगर हमने उसका सही स्टार्टअप नहीं करवाया और उसने अपने तरीके से काम किया, वो दो चार पांच लोगों से मिला और सबने उसको बोल दिया कि कहाँ फंस गए, बेकार है, फालतू है, मैंने करके छोड़ दिया, कुछ नहीं होता है, फालतू की बातें हैं, तो फिर वो न आपकी खरीदारी करेगा, न आपकी मीटिंग में आएगा, न आपका फोन उठाएगा, और ज्यादा परेशान करेंगे तो आपका नंबर ब्लॉक कर देगा। तो राइट टेक ऑफ अगर आपने करवा दिया, सही स्टार्टअप अगर करवा दिया, तो फिर काम आसान हो जाएगा आपका। तो उसके लिए क्या करना है, वेलकम मीटिंग करें, उसके घर पे एक वेलकम मीटिंग करें, उसका सही शुरुआत करवाएं, डेली फॉलोअप करें नए साथियों का स्पेशली, और क्विक विंस, उनको थोड़ी सी अचीवमेंट दिलवा दें स्टार्टिंग में। क्विक विंस क्या है, उसके नीचे अगर चार पांच लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो वो उसके लिए क्विक विन है, उसको लगेगा कि मेरी टीम बन गई है, चार लोग आ गए मेरे साथ। उसके यहाँ पे अगर आप कुछ इनकम दिला पाए, उसके बैंक में ट्रांसफर हो जाए, तो वो उसके क्विक विन है। राइट, वो यूएलपी क्विक लेने लग गया स्वयं से, तो वो भी उसकी एक जीत है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी ऐसी जीत उसको दिलवाएं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। लास्ट में आज के इस प्रेजेंटेशन के 45 साल या 5 साल, इसमें मेरा बड़ा बिलीव है। और मेरा एक ऑडियो भी आया था, आज भी वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, 45 साल या 5 साल के नाम से। उसमें मैंने ये कहा था कि आपके पास में दो विकल्प हैं।
एक विकल्प तो ये है कि आप कोई जॉब करें, ट्रेडिशनल कारोबार करें कोई भी, और वो दोनों चीजें आप 45 साल तक करते रहें, और 45 साल करने के बावजूद भी आपको कोई बहुत बड़ी सफलता शायद न मिले। और दूसरा विकल्प ये है कि आप 5 साल तबीयत से एकदम मन लगा के आरसीएम कीजिए। 45 साल में आपको जो नहीं मिल सकता, वो आरसीएम से आपको 5 साल में मिल सकता है। और मैं उसका उदाहरण हूँ। 5 साल मैंने आरसीएम में काम किया, मेहनत की। 2000 में मैंने ज्वाइन किया था, फरवरी 2000, और 2005 में 5 साल कंप्लीट भी नहीं हुए थे। मैंने उस समय की एक लग्जरी गाड़ी थी, फोर्ड एंडीवर, फोर्ड एंड 15 लाख रुपए की। लाख वो मारुति थी, तो वो मैंने मैंने ऑलमोस्ट मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया था 5 साल के बाद में। और उसके बाद में चीजें अलग तरह से काम करने लगी। तो मेरा इसमें बहुत बिलीव है कि आप 5 साल अगर आपने दिलो दिमाग लगा के पूरा मेहनत कर ली, तो फिर चीजें आगे के लिए आपके लिए आसान हो जाएगी। वर्क लाइक ए सोल्जर, लिव लाइक ए किंग, इस कोटेशन में भी मेरा बहुत विश्वास है। आप काम करें तो एक सैनिक की तरह करें। सैनिक मतलब, सैनिक जब काम करता है ना, तो वो विदाउट कंडीशन करता है। वो ये नहीं कहता कि मुझे यू नो गर्मी के मौसम में जैसलमेर राजस्थान में नहीं जाना, और ठंड के मौसम में मैंने लद्दाख में नहीं जाना। वो विदाउट कंडीशन काम करता है। तो अगर आप विदाउट कंडीशन आरसीएम में काम करेंगे, स्पेशली 5 साल, तो फिर आगे आप, मैं यूं कहता हूं कि पहले 5 साल विदाउट कंडीशन काम करें, और बाकी की जिंदगी अपनी कंडीशन के साथ जी, जैसा चाहते हैं वैसा जी लें। इसमें मेरा बहुत बिलीव है। कुछ लोग जिनको लगता है कि मैं बहुत काम करता हूं, उनको मैं अपना एक ये पुराना सा पंपलेट दिखाना चाह रहा हूं। ये 2006-7 का है, और ये उस समय का है जब मैं सफायर के लेवल पे था। आप देख भी रहे होंगे, ऊपर सुरेंद्र बस सफायर लिखा हुआ है। और इसमें अगर आप एक महीने में देखेंगे ना, मेरा शेड्यूल अगर दिसंबर से देखेंगे ध्यान से, तो 2 दिसंबर को अलवर में मैंने एक मीटिंग की, पहली मीटिंग। 2 दिसंबर को, दिसंबर दिसंबर का अगर आप शेड्यूल देखेंगे, 2 दिसंबर अलवर, 3 दिसंबर कुरुक्षेत्र हरियाणा, 5 दिसंबर शामली उत्तर प्रदेश, फिर 6 दिसंबर को, नहीं, 5 को कुरुक्षेत्र, 3 को कुरुक्षेत्र, 5 को सोनीपत, 6 को शामली उत्तर प्रदेश, 7 को मुजफ्फरपुर बिहार, 8 को पटना, 9 को टाटा जमशेदपुर झारखंड, 10 को धनबाद, 11 दिसंबर आजमगढ़, 12 दिसंबर बलिया उत्तर प्रदेश, 17 देहरादून, 17 को ही एक और फिर मीटिंग शाम को रुड़की, 18 को कोटा राजस्थान, 19 को उदयपुर राजस्थान, 20 को गोधरा गुजरात, 21 को नासिक महाराष्ट्र, 22 को परवनी महाराष्ट्र, 23 को सोलापुर महाराष्ट्र, 24 को फिर सोलापुर से फरीदाबाद हरियाणा, 25 को फरीदाबाद से फिर कुल्लू पहुंच गए हिमाचल प्रदेश, 16 को पठानकोट। तो ये एक दिन की बैक टू बैक मीटिंग्स, और ये दिसंबर की है, उस समय की है जब नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 5 साल अगर आपने विदाउट कंडीशन काम कर लिया, तो बाकी की जिंदगी आप अपनी कंडीशन के साथ में कर सकते हैं। और ये मैं बहुत बार बोलता हूँ, सक्सेस लव स्पीड। अगर आपको सफलता पसंद है, तो सफलता को रफ्तार पसंद है। सफलता को रफ्तार पसंद है। अगर आप धीरे धीरे आरसीएम करेंगे, स्लो स्पीड में आरसीएम करेंगे, तो आरसीएम बहुत मुश्किल है। और अगर आप स्पीड के साथ में, मोमेंटम के साथ में, तेजी के साथ में, ग्रोथ के साथ में आरसीएम करेंगे, तो आरसीएम बहुत आसान है। ये मेरा 25 सालों का निचोड़ है, 25 सालों का करक्स है मेरे अनुभव का, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, क्या कन्वे करने की कोशिश की, वो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ।
मैंने आपको एक तो ये बताया कि अगर आप ग्रोथ के साथ में काम करना चाहते हैं तो गैसेस का जो फार्मूला है आप उसका इस्तेमाल करें, और गैसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रतिदिन गुरुकुल के साथ में जुड़ सकते हैं। उसके बाद में मैंने नीड ऑफ द आवर, मौजूदा समय की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको करना चाहिए, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट आपके साथ में शेयर किए, जिसमें एक तो माइंड सेट आपका होना चाहिए कि मेरा काम है, मैंने करना है, उस सोच के साथ में काम करना। और बहुत सारे पॉइंटों में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राइट टेक ऑफ, जो साथी हमारे अभियान के साथ में जुड़ते हैं उनका प्रॉपर स्टार्टअप करवाना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में हमने बातचीत की कि स्पीड के साथ में, मोमेंटम के साथ में काम करेंगे तो आरसीएम बहुत आसान है, और धीरे धीरे काम करेंगे तो आरसीएम बहुत मुश्किल है। हाँ, राइट। मैं बहुत और आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। अभी मेरी बातचीत यहाँ पे खत्म हुई। आप में से जो साथी कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की बातचीत करना चाहते हैं आज के विषय से संबंधित या किसी भी विषय से संबंधित, तो अगले 15 मिनट हमारे पास में है, हम लोग बातचीत कर सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी पालिया। हाँ सर, आप 6 सुरेंद्र वत्स में जब आपके हाथ में एक पेपर होता है और सामने लोग होते हैं, मतलब चीफ स्पीकर होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनको प्रश्न पूछते हैं, लेकिन आज हम आपसे प्रश्न पूछेंगे सर। मुझे एक बहुत मन में बड़ी तीव्रता इच्छा है, हम शायद ये हमारा दुर्भाग्य है कि सर हम उस दौर में नहीं थे, और पंडित जी को हमने सर यहाँ पर बैठा हुआ एक भी टेक्निकल एचिवर्स ऐसा नहीं होगा जिन्होंने पंडित जी को नहीं सुना। और मैं अभी भी पंडित जी का, जैसे सर आपने नाम लिया ना, मेरा रॉन्ग मतलब मेरे हृदय में पता नहीं उनके प्रति क्या है, पता कभी मिला नहीं, कभी उनसे देखा नहीं, लेकिन उनकी कैसेट हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक, 14 कैसेट है सर रट्टा। आप किसी भी कैसेट का किसी भी सेंटेंस मुझे पूछ लो सर, मैं विद इन 5 सेकंड में ये बता दूंगा इस कैसेट में पंडित जी ने ये बात बोली है सर। उनके समाधान कैसेट, ये सारी, मतलब बहुत सारे मेरे प्रश्न है सर, लेकिन आपने समय का बाउंडेशन बता दिया 15 मिनट, लेकिन कुछ फायर प्रश्न आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि युगों युगों के बाद में इस पृथ्वी पर ऐसे पुरुष महापुरुष अवतरित होते हैं, उसमें पंडित जी को हम सर बहुत मानते हैं। आपका लाइफ लाइन थे वो, आप कैसे उन्हें देखते थे, कितना प्यार करते थे, और कैसे मतलब वो उनकी नेचर कैसा था। और क्योंकि हम दिनेश सर को भी कई बार पूछते थे, लेकिन दिनेश सर, आदरणीय दिनेश जी चौधरी सर कहते कि उनकी लाइफ में भी वो शायद एक बार ही उनकी मुलाकात हुई थी शायद कोई फंक्शन में, लेकिन आप तो उनके साथ रहे हैं। तो सर मैं, हम सभी लोग जानना चाहते हैं पंडित जी के बारे में कुछ। चलिए, ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है पालीवाल जी, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारा समय जाने वाला है। ये आपने सही कहा कि पंडित जी जैसी जो प्रतिभा है वो बहुत कम, बहुत सालों के बाद में ऐसी प्रतिभा शायद इस पृथ्वी पे आती है। और बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, उन बहुत सारे महापुरुषों में एक समानता ये रही कि वो बहुत कम समय तक इस धरती पे अपनी सेवाएं दे पाए। चाहे हम आदि शंकराचार्य की बात करें, हम स्वामी विवेकानंद जी की बातचीत करें, हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बातचीत करें, कितने सारे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अपनी एक बहुत बड़ी छाप छोड़ के गए। तो वैसे ही पंडित जी थे। पंडित जी से जो मेरी पहली मुलाकात थी वो आ, आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं केबल टीवी का काम करता था और एक एसटीडी पीसीओ भी चलाता था उस समय में। तो एक छोटी सी दुकान थी, तो उसमें हमने बीच में एक पोर्शन बना रखा था। आगे एसटीडी पीसीओ था, पीछे एक टेबल और चेयर रहती थी जिसपे मैं बैठता था। तो पंडित जी जींद में आए पहली बार जब मिलन मैम वहाँ जॉब करते थे, उनकी ट्रांसफर हो गई थी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर थे मिलन पंडित मैम। तो पंडित जी आए केबल का कनेक्शन लेने के लिए। तो वो बात कर रहे थे, आगे कोई सज्जन बैठे थे तो उनसे बातचीत कर रहे थे, और मैं पीछे बैठा कुछ काम कर रहा था। तो पंडित जी की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि यार ये कौन व्यक्ति है। हरियाणा वाले जो लोग होते हैं ना, तो उनकी भाषा जो है थोड़ी सी उतनी मधुर नहीं रहती है।
और लेकिन वो बहुत एकदम सहज बातचीत कर रहे थे, बहुत मीठी बातचीत कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा देखा कि कौन बैठा है, तो एक बड़ा स्मार्ट सा बंदा वहां पे दिखाई दिया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आप यहाँ पे आ जाइए, मैं बताऊंगा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो केबल कनेक्शन के बारे में पूछ रहे थे। तो जब वो मेरे सामने आए, और देखिए, जब तक आपको किसी चीज का जुनून सवार नहीं होता ना, तब तक कुछ प्राप्ति नहीं होती। तो मैंने पंडित जी को बोला कि आपके पास में अगर 10 मिनट का टाइम है तो मैं आपको कुछ खास चीज बताना चाहता हूँ। तो पंडित जी ने बोला हाँ जरूर बताइए। मैंने पेपर पेन निकाला और मैंने आरसीएम का प्लान, पहले अभी तो यूएलपी क्विक से दिखाते हैं हम लोग, पहले पेपर पे दिखाते थे। तो मैंने पंडित जी को आरसीएम का प्लान दिखा दिया। और पंडित जी ने इतना ध्यान से वो प्लान देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, मुझे लगा कि बंदा सेट हो गया है, ज्वाइन करेगा पक्का। तो मैं बड़े उत्साह के साथ में मैंने प्लान दिखाया और पंडित जी ने प्लान देखा। और फिर बोला कि ये पेपर मुझे मिल सकता है। मैंने कहा हाँ जी मिल सकता है। आपका मोबाइल नंबर? मैंने कहा जी मोबाइल नंबर तो नहीं है, यहाँ का नंबर है। बोले ये भी लिख दीजिए। तो उन्होंने एसटीडी का नंबर लिखवा लिया और घर का नंबर, पड़ोस का नंबर था एक, वो दे दिया मैंने लिख के। घर का नंबर था, सॉरी, घर पे लैंडलाइन फोन लग गया था। तो वो मैंने दे दिया, पंडित जी ने उसको जेब में रखा। और पंडित जी ने कहा कि अच्छा लगा मुझे आपने जो बताया, लेकिन मैं एक इंटरनेशनल कंपनी है उसका अचीवर रहा हूँ। तो पंडित जी ने अपनी अपना वो वैलेट निकाला, पर्स निकाला, और उसमें कार्ड दिखाया उस कंपनी का। और उस कंपनी का बड़ा रिगार्ड था मेरे दिल में। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये बंदा तो फिर जुड़ेगा नहीं उस कंपनी से, अगर जुड़ा हुआ और उसका अचीवर रहा है। लेकिन बातचीत बड़ी अच्छी रही, मैं बड़ा प्रभावित हुआ पंडित जी से। तो अगले दिन पंडित जी को जब कनेक्शन देना था, केबल का कनेक्शन हम देते थे, आपको मालूम होगा कैसे देते हैं, तार वार जोड़ते हैं, टीवी में लगाते थे पहले। तो अगले दिन मैं गया, जो लड़का वहाँ साथ में काम करता था, मैंने कहा कि मैं चलूंगा साथ में। तो पंडित जी के यहाँ हमने केबल का कनेक्शन दिया। और मुझे अच्छे से याद है, केबल का कनेक्शन होने के बाद में पंडित जी के यहाँ पे बीपीएल का टीवी था पुराना, वो टीवी भी मुझे अच्छे से याद है। और पंडित जी ने कहा कि आपको कॉफी पिलाता हूँ। तो पंडित जी ने अपने हाथों से कॉफी पिलाई। मैडम थे नहीं, वो ऑफिस गए हुए थे। तो वो एक पंडित जी से एक मुलाकात थी। तो पंडित जी ने ज्वाइन नहीं किया उस समय। और लगभग 6 महीने के बाद में, एक लंबी कहानी है, 6 महीने के बाद पंडित जी ढूंढते ढूंढते मुझे आए। तो कई बार उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, मैं मिलता नहीं था, मैं बाहर रहता था, 28-28 दिन रात घर से बाहर रहता था। तो फाइनली एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मेरे को कहा कि आप एक बार दोबारा प्लान दिखाइए। तो मैंने दोबारा फिर प्लान दिखाया। तो फिर पंडित जी ने कुछ प्रश्न पूछे मेरे से, बड़े टेक्निकल से प्रश्न थे। और जब मैंने उनके जवाब दिए तो फिर पंडित जी ने कहा कि मैं जुड़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, आप जुड़ जाइए। और मैंने पंडित जी को फिर जुड़ने से पहले मैंने कहा कि 2 दिन बाद है ना, एक प्रोग्राम है बीसी छावड़ा जी का, करनाल में रोड धर्मशाला में वो आ रहे हैं। तो आप उस प्रोग्राम में अगर आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पंडित जी उस प्रोग्राम में आए। बीसी छावड़ा जी का एक प्रोग्राम पंडित जी ने देखा। उस समय तक पंडित जी की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। और पंडित जी ने एक ऑडियो में, भगवती पालीवाल जी ने तो सारी सुनी है, तो आपको अच्छे से ध्यान होगा, एक ऑडियो में पंडित जी ने कोट भी किया है कि जो पहली मीटिंग मैंने देखी आरसीएम की, वो एक बेसमेंट में हो रही थी। और उस मीटिंग में लोग पीछे चेयर पे दोनों पैर ऊपर करके बैठे थे और बीड़ी पी रहे थे। तो ऐसे माहौल में बैठ के मैंने डिसीजन लिया कि मैंने आरसीएम करना है। तो पंडित जी ने एक मैसेज दिया कि आपको क्या दिखता है वो आपके ऊपर में निर्भर करता है, आप क्या देखते हैं। बोले वहां पे उस माहौल में बैठ के मैंने डिसाइड किया कि मैंने आरसीएम करना है। तो अच्छा, उस समय भी पंडित जी ने ज्वाइन नहीं किया। पंडित जी को फिर मैंने बोला कि 20 अक्टूबर 2002 एक बड़ा प्रोग्राम भीलवाड़ा में हो रहा था, मिलन वाटिका में, जहां पे पहली बार 3 एफएमसीजी प्रोडक्ट लॉन्च होने थे। तो उस प्रोग्राम में मैंने पंडित जी को आमंत्रित किया। और पंडित जी को मैंने ये बोला कि मैं जींद से नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा वेस्ट बंगाल से कुछ टीम को लेकर उस प्रोग्राम में पहुंचूंगा। और वेस्ट बंगाल से मैं 8-10 लोगों को लेके ट्रेन में बैठा के लेके आया भीलवाड़ा, क्योंकि लोग वैसे आते नहीं हैं। तो जो 8-10 लोगों को लेके आया था मैं, उनमें एक अवधेश कुमार सिंह थे जो अभी आरसीएम में स्टार सफायर के लेवल पे हैं, एक एनएच खान थे,
जो सफायर है अभी, एक मंजीत कुमार सिंह थे जो अभी कोर टीम में हैं। तो इस प्रकार के तमाम बड़े बड़े लोगों को मैं लेके आया था, और पंडित जी अत्री जी के साथ में आए। मैंने अत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि आपकी गाड़ी में आप पंडित जी को लेके आना, मेरे एक प्रोस्पेक्ट हैं। तो 20 अक्टूबर का प्रोग्राम पंडित जी ने देखा, और नवंबर 2002 की पंडित जी की ज्वाइनिंग। तो नवंबर 2002 में पंडित जी ने ज्वाइन किया। 3 महीने में, 90 दिन में पंडित जी रॉयल्टी पे पहुंच गए थे। 1 साल के अंदर वो टेक्निकल पे पहुंच गए थे। अद्भुत पर्सनैलिटी थी, और मैंने पंडित जी से बहुत कुछ सीखा। पालीवाल जी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपने पंडित जी की बहुत सारी ऑडियो को सुना, मैंने पंडित जी की कुछ ऑडियो तो ऐसी हैं जिसको मैंने सौ बार सुना होगा, 100 बार। स्पेशली एडिफिकेशन जो पंडित जी की है, पार्ट 1 और पार्ट 2, कम से कम 100 बार सुना होगा। मारुति 800 थी मेरे पास में, उसमें बस वही चलती रहती थी। और पंडित जी जब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो दिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कष्टदायक दिन था। और मैं अगर याद करता हूँ ना, मैं अपने अब तक के जीवन में 2 बार सबसे ज्यादा मैं परेशानी से गुजरा हूँ। एक तो तब जब 27-28 साल की उम्र में मेरी थी, तब मेरी माता जी का देहांत हुआ था। तो उस समय मेरी स्थिति बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी, कुछ टाइम के लिए। और वैसे ही पंडित जी के साथ में इस प्रकार का एक अटैचमेंट था। आप देखिए ना, आपने तो उनको सुना है। मैंने तो बहुत क्लोजली पंडित जी के साथ में काम किया। कितनी रातों में हम एक साथ में रहे, गाड़ी में लगातार चलते रहे। और पंडित जी की कुछ खास चीजें थी। पंडित जी स्टेज पे तो तारीफ करते ही थे अपलाइन की। मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा आज तक जो अकेले में तारीफ करता हो। अकेले में वो हाथ पकड़ के बोलते थे कि मैं बड़ा लक्की हूँ सर कि मुझे आप जैसी अपलाइन मिली। मैं बोलता, पंडित जी ये स्टेज पे ठीक लगती हैं बातें, अभी क्या मतलब ये आप। बोले नहीं नहीं सर, मतलब वो अंदर से निकलती थी उनकी चीजें। वो अद्भुत थे। तो पंडित जी जब नहीं रहे, तो उस समय भी वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल टाइम था, मुझे अच्छे से याद है। मतलब 10-11 दिन तो मैं वहीं रहा पंडित जी के पास में, गाँव में ही थे पंडित जी। तो बाद में जब मैं आ गया, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, तो एक दिन मेरे मामा जी आए मिलने के लिए। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बोले क्या हालत बना रखी है, क्या हो जाएगा ये करके वो करके। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। नाई के पास में सलून पे लेके गए, दाढ़ी वाड़ी बनवाई। तो बड़ा मुश्किल टाइम था, लेकिन फाइनली आज हम पंडित जी को बहुत याद करते हैं। और मेरी जो पहली किताब थी, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 1, उसकी शुरुआत में मैंने वो किताब पंडित जी को समर्पित की। और उस किताब में मैंने स्वर्गीय सतीश पंडित नहीं लिखा, मैंने अविस्मरणीय सतीश पंडित वहां पे लिखा है। क्योंकि पंडित जी अविस्मरणीय है, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो अद्भुत पर्सनैलिटी थे। लेकिन अच्छी बात हम सब लोगों के लिए ये है कि पंडित जी की ऑडियो हमारे पास में उपलब्ध है। आज भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, सारी की सारी मिल जाएंगी। और एक दो चैनल पे नहीं, सैकड़ों चैनलों पे मिल जाएंगे आपको। तो आप उनको अच्छे से सुनिए, गुनिए, बुनिए उनके साथ अपने जीवन को। तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और पंडित जी की पंडित जी की कैसेट्स है ना, सबको समझ में भी नहीं आती। जिसको समझ में आने लग जाती हैं तो फिर उसकी नौका पार हो जाती है। तो पालीवाल जी, आपने बड़ा इमोशनल सा बना दिया मेरे को भी और बाकी लोगों को भी। सर बहुत मतलब उनकी याद आती है, हमने कभी नहीं मिले। और अशोक सर हमारे साथ बैठे हैं, भवानी शंकर जी बोलते थे हमारे को डांट डांट के, हम साथ में एक ही रूम में रहते थे, बहुत बोलते थे कैसे। मैं बोला यार मैं पढ़ा लिखा नहीं इंग्लिश। और सही बात है सर, कभी बहुत। लेकिन आप बता रहे सर मैंने 200 बार सुनी। मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ उनकी कैसेट मैंने 300 400 बार सुनी होगी। और मैं नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सीनियर लोग, उन्होंने। और मैं उनके लिए अब मुझे तो लगता ही नहीं है कि आज मीटिंग, हम तो ऐसे लग रहा है सर उनके परिवार के किसी बहुत महत्वपूर्ण सदस्य से बात कर रहे हैं और उनके बारे में हम कर रहे हैं सर। मेरे सारे प्रश्न आपने खत्म कर दिए उस पंडित जी का। मैंने बहुत सारे प्रश्न थे लेकिन मैं ज्यादा मैं टाइम ना ले। पालीवाल जी एक सूचना और देना चाहता हूँ सब जी साथियों जी को। जी। जब पंडित जी नहीं रहे तो पहले तो हम 1-2 साल हमने पंडित जी का श्रद्धांजलि समारोह रखा चंडीगढ़ में। तो वो माहौल थोड़ा सा
थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहता था। लेकिन फिर हमने उसको चेंज किया शायद 2 साल के बाद में, कि हम पंडित जी का जन्मदिन है ना उत्सव के रूप में मनाएंगे। और 10 दिसंबर को पंडित जी का जन्मदिन रहता है, तो हर दिन हम एजुकेशन डे के रूप में चंडीगढ़ में कुछ ना कुछ प्रोग्राम उस दिन करते हैं। और पंडित जी की यादों को बस साझा करते हैं, पंडित जी कैसे थे क्या थे, जो लोग उनसे मिले तो अच्छा रहता है। तो आप में से कोई साथी अगर आना चाहे तो 10 दिसंबर को आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में आइए आप, तो पंडित जी को मिलके वहाँ पे हम याद भी करते हैं। और मैंने तो एक बार तो है ना, एक पूरा एक एलडीपी तैयार किया था पालीवाल जी, कि पंडित जी से हमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो 24-25 पॉइंट का एक प्रेजेंटेशन तैयार किया था, जो मैंने पंडित जी को बहुत बारीकी से काम करते हुए देखते हुए और उनको सुन के जो मेरी समझ में आया था। एक हमारे पास में है ना, एक लॉटरी लगती है हमारी, अगर संभव अगर हुआ, संजय भट्ट जी हमारे बीच में हैं। संजय भट्ट, अगर भाई साहब अगर आप अवेलेबल हैं, आप वो मैं संजय भट्ट जी को आप है ना एक बार, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, अनम्यूट करने का ऑप्शन मैं नहीं दे पाऊंगा शायद। एक सेकंड सर। संजय भट्ट जी को आप दीजिए। आप अगर वीडियो ऑफ करके भी बातचीत करेंगे ना, पंडित जी के जीवन पे संजय भट्ट जी का बड़ा योगदान रहा। पंडित जी के साधु भाई हैं संजय भट्ट जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे सोशल वर्क्स में। और डॉक्टर भट्ट का पंडित जी के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और अच्छी बात यह है कि 2 दिन पहले ही डॉक्टर भट्ट ने आरसीएम की यात्रा शुरू की है। और भाई साहब आप आज इस मीटिंग में हैं, उपस्थित हैं, पंडित जी की इतनी बात हो रही है, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। और आप अगर पंडित जी के बारे में कुछ कह सकें या जो भी आप करना चाहें, तो ये एक हम सबका सौभाग्य रहेगा। जी भाई साहब। जी सर, होस्ट बना दिया है संजय जी सर भट्ट साहब को। जी भाई साहब। कहाँ से शुरू करूं? बस साहब, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तीव्रता से और जिस गहनता से आप उन्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और पूरे आरसीएम परिवार जिस तरह से उनको, तो मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार आप सब लोगों का आभारी है। और 10 दिसंबर का जो शिक्षा दिवस आपने घोषणा की और शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की बात की, तो पंडित जी ने जो आरसीएम को शिक्षा दी है और जो शिक्षा के पिलर उन्होंने दिए, और जिसको आपने बहुत लंबा विस्तार दिया, और उसमें आपने जो टेक्निकल चीजें जोड़ दी और आपने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो उपयोग किया, वो मुझे लगता है कि पंडित जी जहाँ पे भी होंगे, जिस स्वरूप में भी होंगे, हिंदू धर्म में हम ऐसा ही मानते हैं कि आत्मा अजर अमर रहती है और कहीं ना कहीं से देखती रहती है। हमारे जैसे आरसीएम में लैग है, और लैग बनती है एक के नीचे एक, उसी तरह से हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि आत्मा भी अपने सीढ़ियां बनाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे पुरखों से वो, अब हमारे पुरखे हो गए वो, तो उनसे हम कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। तो जहां से भी वो देख रहे होंगे, तो मुझे पूरा यकीन है और कि वो आपको इतना आशीर्वचन दे रहे होंगे और इतना आशीष दे रहे होंगे कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब भी हमारी बात होती थी तो वो ये कहते थे कि आरसीएम में कुछ दिनों तक तो शिक्षा देनी है और उसके बाद फिर व्यक्तित्व निर्माण करना है। कि अगर पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए हमारे आरसीएम के, उस समय तो एसोसिएट बायर नहीं कहते थे, उस समय कुछ और नाम था, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर। तो वो कहते थे कि हमारा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर उसकी व्यक्तित्व को मैं थोड़ा सा टच कर पाऊं, तो अगर आप देखेंगे कि उनके बाद की जो सीडीज हैं, उनमें उन्होंने बहुत सारा ऐसा ऐसे विषयों को छुआ है जिससे आरसीएम का प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। उसमें ना कहीं वो प्रोडक्ट की बात करते हैं, ना कहीं प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं, ना कहीं लैग की बात करते हैं। तो वो अद्भुत था उनका विजन कि मैं अगर व्यक्ति का परिवर्तन कर दूंगा तो वो बहुत सारी चीजों को परिवर्तित करेगा। मतलब आर्थिक आजादी तो आएगी आएगी, लेकिन उसके साथ साथ उनके पूरे परिवार में जो विकास होगा वो अद्वितीय होगा। तो अब सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तो किसी को यही होती है कि हम उनके जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने सिखाया है, उसको और आगे ले जाएं और उसमें और मल्टीप्लिकेशन करें। तो मैं पालीवाल जी को भी सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। और आपने तो फिर जो उनके बारे में कहा,
वो तो प्रत्यक्ष रूप से आपने उनके साथ समय व्यतीत किया है और पर्टिकुलरली आरसीएम के लिए समय व्यतीत किया है और फिर पारिवारिक रूप से समय व्यतीत किया है। तो मुझे लगता है कि आज भी वो रिलीवेंस है और इसीलिए उनकी सीडीज वगैरह लोग सुनते रहते हैं। मैं आपको एक राज की बात बोलता हूँ कि जब पंडित जी ने ज्वाइन किया था 2002 में, तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि भाई साहब आपको ज्वाइन कराता हूँ आरसीएम में। तो हमने कहा यार मोहल्ले में एक ही रहेगा। हाँ, तो मैंने कहा कि देखो यार, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे वो काम करने दो और तुम्हें जहां मेरी मदद की जरूरत है वहां हम लोग साथ ही साथ हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बहुत सारे जिंदगी में ऐसे मोड़ आए जहां पे तरह तरह से जो भी मैं आरसीएम के साथ जुड़ सकता था, कर सकता था। वो जो 6 महीने का समय आप बोल रहे हैं ना बख्श साहब, तो वो 6 महीने के बीच में हमारे साथ उनकी कई बार मंत्रणा हुई कि वो जो कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, उसका नाम भूल रहा हूँ, एमवे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एमवे में और आरसीएम में क्या देखते हैं। मैंने कहा यार एमवे रईसों का सौदा है और आरसीएम जो है वो आम आदमी का सौदा है। तो मैंने कहा हर आदमी एमवे के प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता और ना उनको उसको अपनी दैनिक जीवन में ला सकता है, लेकिन आरसीएम की विशेषता यह है कि उसके जो प्रोडक्ट हैं वो आप जो अब आजकल जो बात करते हैं ना 100% आरसीएम प्रोडक्ट वाली, वो उन्होंने उस समय, मैंने उनको बोला कि यार ये इसमें एक बड़ा विशेषता है कि जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो पूरी तरह से घर में कंज्यूम हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी यादें हैं। अब जब कभी उनके बारे में बात करता हूँ तो समझ में नहीं आता हूँ कि क्या भूलूं और क्या याद करूं। थैंक यू सर भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, कहते कहते नहीं कि अगर मन सच्चा हो तो कहीं न कहीं ईश्वर हमें मदद देते हैं और उनके परिवार के सदस्य। और समय हो चुका, लेकिन आज हमारे बीच में और स्वर्गीय सतीश पंडित जी के मैम आदरणीय मिलन मैम भी हैं। और कहते हैं ना, किसी चीज को हम मन से चाहें तो वो सामने अवश्य आती है, और इनविजिबल पावर की ताकत है ये। तो मैम को मैं वस साहब को आखिरी में ये कहने वाला था, बस टाइम चाहिए, क्योंकि हमें और उस दिन मीटिंग नहीं रखेंगे, बस हम उस दिन सिर्फ पंडित जी की बातें करेंगे। उसमें चाहे मेरी इस जूम वेबिनार में 50 लोग क्यों नहीं हो, क्योंकि बहुत उत्सुकता है। और मेरे जीवन में अगर किसी तरह आपके लेवल पे पहुंचे या आसपास भी पहुंचे तो मैं पंडित जी के बारे में बारीकी से जानकारी लूंगा। मुझे जानना है, उन्हें खगोलना है कि ऐसे क्या अद्भुत शक्तियां थी जिसमें कुछ भी नहीं था आरसे में। न तो कोई वंडरवर्ड हुआ करते थे, न कोई सेवा केंद्र, न कोई सोशल मीडिया। उसके बावजूद भी उन्होंने कितना बड़ा कारनामा किया। और आपने 45 साल और 5 साल तो हमारे कूट कूट के भरी हुई है सर। टेक्निकल अब हाथ में मुकेश कोठारी साहब की, और ये सारी कैसेट है उस समय की। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सर, मैं एक बार अगर अशोक सर इजाजत दे तो मैं मिलन मैम को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सावंत सर क्षमा चाहता हूँ, हैंड रेज है आप सभी का, लेकिन मैं वत्स साहब से भी क्षमा चाहूंगा, 5 मिनट और लूंगा सर आपका। आदरणीय मैम, वेलकम। स्वागत है मैम, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। जय आरसीएम। पंडित जी के बारे अगर मैं एक चीज कहूं तो वो उन्होंने मल्टीपल प्रोफेशंस करे, बट उनकी जो रियल तृप्ति थी वो आरसीएम अभियान में ही रही, उनकी तृप्ति। और जाने से 48 घंटे पहले उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया था कि आरसीएम की रथ यात्रा वो निकालना चाह रहे थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मतलब कि उनका ये था कि आरसीएम घर घर तक पहुंचे और एक डिजायर रहती थी कि वो लोगों की हेल्प करें। तो रियल सेंस में उन्होंने 24/7 आरसीएम के बारे ही सोचा और इससे लोगों का कैसे इकोनॉमिकली घर घर तक आम लोगों को इसका बेनिफिट होए। रियल सेंस में बस आरसीएम ही उनके लिए सब कुछ था, उनकी तृप्ति आरसीएम में ही थी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब आप आ ही चुके तो एक प्रोग्राम अवश्य आपका वत्स साहब के माध्यम से जरूर लेंगे।
और हमें याद है सर, हम कभी कभी हर मीटिंग में बताते हैं कि 1500 का ये सफर स्टार्ट हुआ है, कुछ लोगों का टेलर तक पहुंचेगा, कुछ लोगों का ये 1500, कुछ लोगों की रॉयल्टी टेक्निकल। लेकिन उस समय उन्होंने, दिनेश सर बताते हैं कि क्या विजनरी थे वो, दिव्य दृष्टि थी उनके पास में, कि उस समय उन्होंने बोला कि ये 1500 से सफर स्टार्ट हुआ, एक दिन संसद भवन तक पहुंचेगा। और हमें याद है सर, हम जब जंतर मंतर पे आपके साथ में थे, उद्योग मैदान में जब आपके साथ में थे, तो ये बातें उस समय गुजरी थी। तो आज वो बातें हमें याद है सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद मिलन मैम का। और मैं अशोक सर को इनवाइट करूंगा, और सावंत सर को, जो अपने सर से अब प्रश्न मेरे पूछने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा भाव विभोर हो गया, थोड़ा इमोशन हूं। तो अशोक सर और सावंत सर, सुशांत सर, अमृत सर, जितने भी टेक्निकल अचीवर्स है, सर से प्रश्न पूछे। वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद। सर को प्रणाम। बारडोली से हूँ सर, और मुझे अच्छी तरह याद है कि स्टार पल्पे में था और बारडोली में सर का मैंने प्रोग्राम लिया था, और बहुत शानदार प्रोग्राम भी हुआ। आज स्टार एमराल्ड तक पहुंचा आपके एजुकेशन के माध्यम से, और मौका मिला था सूरत सिटी घूमने की। आपकी इच्छा थी, सूरत घुमाया था, और आज सूरत बदल गया है। तो आज अंदर से ये सोचता हूँ कि आज सर को फिर वापस एक बार सूरत घुमाना चाहता हूँ। और दूसरी बात है सर, कई लोग ट्रेनिंग एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, कई लोग मोटिवेशन कर रहे हैं। तो आपसे हमने ये सीखा कि केवल मोटिवेशन से ये सिस्टम नहीं चलेगा, एजुकेशन को प्राथमिकता देना पड़ेगा। और आपसे ही ये देखा कि एजुकेशन के माध्यम से आप डायमंड तक जा सकते हैं। तीसरी बात ये कहूँ कि कई लोग सीखने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो मैं मेरे प्रोग्राम में भी बार बार बोलता हूँ कि अगर सीखना है तो चैट विद सुरेंद्र वत्स सर के जो एक प्रोग्राम को पर डे अगर पॉइंट नोट करके अगर अटेंड किया जाए, तो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा एजुकेशन ये एक चैनल के अंदर है। तो ये बहुत अच्छा लगा सर। और आपका ये प्रयास जो है, न केवल आरसीएम को बल्कि डायरेक्ट सेलिंग की सारे लीडरों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है चैट विद सुरेंद्र से। हम तो केवल आरसीएम को फोकस रखते हैं। और मिलन मैम तो ये सतीश जी की तरह ही हमारे, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम में जो मैम बोले थे, उस वीडियो को हम बार बार सुनते थे। और एक ऐसा सिक्योरिटी के ऊपर जब भी हम बताते थे, कई बार प्रोजेक्टर के माध्यम से भी बताते थे, तो मैम का जो शब्द था वो लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए था। और उसी की वजह से आज स्टार एमराल है। और सतीश जी के एक एक एजुकेशन जो प्रोग्राम, 13 कैसेट तो हम लोगों को प्रमोट करते थे। और हम वो बोलने बोलने थे, मतलब शुरुआत जब देने के समय भी बोलते थे कि ये जो है एक बार में समझ में नहीं आएगा, बार बार सुनना, लेकिन जीवन बदल सकता है। तो इतने महान व्यक्ति थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आप